नमस्कार बच्चों, मैं आज एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 का यूनिट 3 स्ट्रेस फिजियोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। मैं डॉक्टर कविता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज, देवेंद्र नगर, रायपुर से बोल रही हूँ। आज हम स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन पर आपको कुछ मैं बताऊंगी। एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि कोई टेंशन या कोई प्रेशर पड़ता है तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, पर बायोलॉजिकल टर्म में इसकी कोई प्रीडिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। फिजिकल सेंस में स्ट्रेस एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट की आकार में, आकृति में परिवर्तन आ जाता है। हम यदि देखें कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है और वो किसी प्लांट की ग्रोथ पर, प्रोडक्टिविटी पर, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर, उसके सर्वाइवल पर यदि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है तो हम उसको स्ट्रेस कह सकते हैं। और ये स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, बायोटिक और अबायोटिक। जो किसी एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के कारण किसी क्रॉप प्लांट पर कोई प्रभाव पड़ रहा है वो अबायोटिक स्ट्रेस कहलाएगा। जैसे वाटर की, यदि वाटर का स्ट्रेस हम देखें तो ड्राउट हो गया है तो हम पानी का स्ट्रेस उसको प्लांट के लिए कह सकते हैं। यदि कोई एक्सेसिव वाटरिंग हो गई है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई है, तो एक्सेसिव वाटर के कारण वो स्ट्रेस आ रहा है। कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर है, चाहे वो ठंडी हो, गर्म हो, मतलब कोल्ड, फ्रॉस्ट या हीट, किसी भी प्रकार का एक्सट्रीम कंडीशन यदि टेम्परेचर में आ जाए तो उसके कारण स्ट्रेस हो रहा है। सैलिनिटी या मिनरल टॉक्सिसिटी के कारण हो, कोई भी ऐसा जो क्रॉप प्लांट्स पे या दूसरे प्लांट्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, चाहे उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसकी ईल्ड में या उसकी सीड क्वालिटी में, तो इन सब को हम अबायोटिक स्ट्रेस के रूप में जानेंगे। दूसरा शब्द जो स्ट्रेस के लिए है वो है बायोटिक। बायोटिक स्ट्रेस यानी बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण प्लांट में कोई स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, निमेटोड्स हो, इंसेक्ट्स हो, एरेक्निड्स हो या वीड्स हो। इन सब के कारण ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट यदि पड़ रहा है किसी प्लांट की ग्रोथ पर तो वो बायोटिक स्ट्रेस कहलाएगा। The agents causing biotic stress directly deprive their host of its nutrients can lead to death of plants. प्लांट्स की डेथ तक हो सकती है। बायोटिक स्ट्रेस जो है ये एक्चुअली जो है ये जो प्लांट्स में जो जेनेटिक कोड स्टोर्ड रहता है तो उनके द्वारा ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड हो सकते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। और कुछ और बातें हैं, कुछ और टर्म्स हैं जो हमको इस स्ट्रेस में जानना ज़रूरी है। वो है, जैसे पहला शब्द एक आता है स्ट्रेन। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज किसी स्ट्रेस के कारण हो रहा है तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ये बायोलॉजिकल स्ट्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक स्ट्रेन और दूसरे प्लास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन जैसे हम किसी रबर को खींच रहे हैं और वापस वो अपनी आकार में फिर से आ जाता है, मतलब रिवर्सिबल होता है, तो वो इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। वैसे ही यहाँ यदि कोई चेंज ऐसा हुआ है, फिजिकल या केमिकल कोई चेंज ऐसा हुआ है जो कि रिवर्सिबल है, तो वो रिवर्सिबल होने के कारण इलास्टिक स्ट्रेन कहलाएगा। जिसमें एनवायरनमेंट की कंडीशन यदि फिर से नॉर्मल कंडीशन हो जाए और प्लांट का फंक्शन फिर से नॉर्मल हो जाए तो वो इलास्टिक स्ट्रेन कहलाएगा। पर यदि कोई इरिवर्सिबल स्ट्रेस पड़ा हो, कोई फिजिकल या केमिकल स्ट्रेस ऐसा हो जो इरिवर्सिबल हो, तो वो जो रहेगा वो उसका प्लास्टिक स्ट्रेन कहलाएगा। जैसे वाटर की डेफिसिट हो गई है, प्लास्टिक स्ट्रेन है। और यदि फोटोसिंथेसिस हो रही है और कम लाइट पड़ रही है तो कम फोटोसिंथेसिस हुई है, लाइट फिर से बराबर प्रकाश, सनलाइट फिर उसको मिलने लगेगी तो वो रिवर्स हो जाएगी और फिर से फोटोसिंथेसिस की रेट नॉर्मल हो जाएगी, तो वो इलास्टिक स्ट्रेन के अंतर्गत आएगा। अब यदि हम
देखें कि स्ट्रेस का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्ट्रेस का रेजिस्टेंस यानी प्लांट की वो एबिलिटी जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में उसको सरवाइव करने के लिए रख रही है, वो एबिलिटी, वो इसकी क्षमता। और वो 3 प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। एक तो अडेप्टेशन, यानी कोई भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है और उसके अनुसार पौधा अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा है, अडेप्ट कर ले रहा है, उस अनुकूल हो जा रहा है, उसके उस अनफेवरेबल कंडीशन के अनुकूल यदि वो हो जा रहा है तो उसको हम अडेप्टेशन कहेंगे। जैसे बहुत अधिक पानी में पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो अपने आप को पानी के अनुसार बना लेते हैं और हाइड्रोफाइट्स के रूप में हम जिनको जानते हैं। एक दूसरा पार्ट जो होता है उसकी एबिलिटी जो टॉलरेट करने की, वो है उसका टॉलरेंस, यानी किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को यदि वो सह सक रहा है और अपने आप को सरवाइव करवा रहा है तो वो उसका टॉलरेंस कहलाएगा। और तीसरा जो एबिलिटी उसकी है वो है उसकी अवॉइडेंस, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आ रहा है जा रहा है, अवॉइड कर दो, हानि होनी है तो हो जाएगी, लाभ होना है तो हो जाएगा, इन्हें सरवाइव कर सकेंगे तो ठीक, नहीं कर सकेंगे तो ठीक। ये उसका अवॉइडेंस वाला फैक्टर हुआ। अब इस अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस को हम और अच्छे से समझें तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आया है जिसमें अबायोटिक स्ट्रेस में 4 टाइप के अबायोटिक एनवायरमेंटल कंडीशन दिख रही है। एक सॉल्ट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा वाटर और चौथा रेडिएशन। टेम्परेचर को यदि अपन देखें तो यदि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है और उससे पौधों को किस प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है, या बहुत टेम्परेचर लो हो गया है, यानी कम तापमान वाली जगह पर पौधे किस प्रकार के होते हैं और अधिक तापमान वाले पर पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं। और अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उसके अनुसार अलग, ठंडी की जगह पर पाए जाने वाले प्लांट की स्पीशीज़ दूसरी होती हैं, गर्म जगह पर पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ थोड़ी सी भिन्न होती हैं। सॉल्ट के कारण यदि हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन में जो समुद्र के तट हैं, ये इन जगहों पर जो इसके आसपास की सॉइल में जो होता है वो जो लाइट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके कारण वो हायर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं। ये जो रहते हैं ये ज़्यादातर सैलिनिटी एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होती है। जैसे इरिगेशन के कारण क्या होता है, सॉइल में नमक का या सॉल्ट का जमाव हो जाता है कम इरिगेशन के कारण, और सॉल्ट स्ट्रेस के कारण जो अर्थ का 1/3 भाग, सिंचाई वाला जो भाग है भूमि का, वो इफेक्टेड होता है। सोडियम, क्लोरीन या HCO3, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो भी सॉइल का आयन है वहाँ पर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो सॉल्ट का सेंसिटिव प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। सॉइल में जो हो, ये हम देखते हैं कि सॉल्ट यदि अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं तो उसके बेस पर 2 प्रकार के प्लांट्स को हम कर सकते हैं कि हेलोफाइट्स और दूसरा नॉन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स यानी जहाँ पर सॉल्ट की अधिकता है और उस जगह पर भी प्लांट्स ग्रो हो सक रहे हैं और सर्वाइव हो सक रहे हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं, उस एडेप्टेशन को ले लिए हैं, तो वो हेलोफाइट्स कहलाएंगे, जो अधिक नमक वाली जगह पर, नमकीन जगह पर भी या समुद्री जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं। और नॉन हेलोफाइट्स जो रहते हैं ये जो सलाइन पार्ट है या नमकीन पार्ट है या नमक की जहाँ अधिकता है वहाँ वो ग्रो नहीं हो सकते और इनकी ग्रोथ जो होता है इनहिबिट हो जाती है। तो इसको हम सॉल्ट के बेस पर देख सकते हैं। रेडिएशन यानी लाइट का कम होना, ज़्यादा होना, फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ना, अल्ट्रावायलेट रेज का होना, एक्स रेज का पाया जाना, गामा रेज का, इस प्रकार के कुछ रेडिएशन हो जिसके कारण पौधे में स्ट्रेस हो और उन पर प्रभाव पड़ता होता है। और चौथा पार्ट जो अबायोटिक है वो है वाटर, यानी पानी यदि बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी और वाटर लॉगिंग होगी तो प्रॉपर मात्रा में एरेशन नहीं होने के कारण वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और पौधों पर असर पड़ेगा और एक स्ट्रेस वाटर के कारण उत्पन्न होगा। दूसरा पार्ट वाटर का हम देखें कि यदि वो बहुत कम पानी है जहाँ पर, तो ड्राउट यानी सूखा की कंडीशन आ जाएगी और उस जगह पर भी जो वाटर का प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन है, जो प्लांट्स की नॉर्मल कंडीशन है, वो प्रभावित होगी। तो वाटर भी एक बहुत बड़ा कारण है एक ड्राउट या लॉगिंग के कारण, जो बहुत अधिक मात्रा में पौधों पर एक स्ट्रेस डालता है। अब हम देखेंगे कि बायोटिक स्ट्रेस कैसे हो रहा है। बायोटिक स्ट्रेस देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कारण
ये बायोटिक स्ट्रेस होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपके सामने दिख रहे हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं या कोई अदर प्लांट्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार से ये पौधों को प्रभावित कर रहे हैं, कोई डिसीज़ फैला रहे हैं, वो एक स्ट्रेस दे रहे हैं, जिनके कारण पौधों की प्रोडक्टिविटी में, पौधे के सर्वाइवल में, पौधों के पूरे स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में, उसकी एनाटॉमी में यदि किसी भी प्रकार का फर्क पड़ रहा है, वो ड्यू टू बायोलॉजिकल लिविंग जो कॉजेज हैं, जैसे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, वायरस हैं, इन सब के द्वारा यदि हो रहा है, वो जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो बायोटिक स्ट्रेस के अंतर्गत आएगा। आपके सामने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आया है, ये है इसका स्ट्रेस रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म कैसा होता है, इसके बारे में आपको दिखाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, ये दो प्रकार के हैं। एक है स्ट्रेस अवॉइडेंस और दूसरा है स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस अवॉइडेंस मतलब है कि एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए, जैसे टिश्यू से पूरा काट करके उस प्लांट के उस पार्ट को फेंक दिया जाए। यदि किसी प्रकार की कुछ इंजरी हो गई है, कुछ स्ट्रेस आ गया है, तो उसको टोटल अवॉइड कर दिया जाए, उसको उस पूरे पोर्शन को काट कर बॉडी से अलग कर दिया जाए, वो अवॉइडेंस है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सीधे हटाओ और फेंक दो। लेकिन दूसरा जो है वो टॉलरेंस है, स्ट्रेस का टॉलरेंस यानी हमको एनी हाउ सर्वाइव करना है। इंटरनल स्ट्रेस, किसी भी प्रकार से जो स्ट्रेस पड़ रहा है, उस स्ट्रेस की कंडीशन को हमको टॉलरेट करना है और हमको अपने आप को जीवित रखना है, चाहे हम उसके अनुसार मॉडिफाइड हो जाएं, चाहे जो भी तरीका हम अपनाएं, और हम उसको टॉलरेट कर सकें। अब ये स्ट्रेस टॉलरेंस जो है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, एक इलास्टिक स्ट्रेन को अवॉइड करता हुआ और एक इलास्टिक स्ट्रेन को टॉलरेट करता हुआ, यानी अवॉइडेंस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन और टॉलरेंस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। अवॉइडिंग ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन मतलब यदि वापस कोई किस प्रकार का कोई स्ट्रेस पड़ा है तो हम उसको अवॉइड कर दें, और टॉलरेट का बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सर्वाइव करने के लिए कोई इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी उसकी आई है, उसके अनुसार उसको टॉलरेट कर दिया जाए। टॉलरेट करेंगे तो फिर इसके दो पार्ट हो जाएगा, एक प्लास्टिक स्ट्रेन और दूसरा टॉलरेंस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन। अवॉइडेंस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन और टॉलरेंस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन। अवॉइडेंस ऑफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे के सीधे उसको अवॉइड कर दिया जाए। यदि कोई प्लास्टिक स्ट्रेन है तो उसको सीधे के सीधे अवॉइड कर दिया जाए। लेकिन यदि टॉलरेंस है, मतलब वो क्या करेगा कि उसको रिपेयर कर सकता है। जैसे मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया है तो प्लास्टर लगा दिया जाए, और रिपेयर करने के लिए फिर भी नहीं हो पा रहा है तो एक रॉड लगा दी जाए, और उस रॉड के लगने से वो रिपेयर हो गया पैर, और फिर से वो उसमें मूवमेंट हो सकता है। तो टॉलरेट करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम उसको सहन करने के लिए अपने आप को किसी प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हों, हम यानी प्लांट्स किसी प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, या किसी भी प्रकार का उसको टॉलरेट करने के लिए वो मॉडिफाइड हो जा रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं लास्ट पार्ट में, इसके कंक्लूजन पर हम चल रहे हैं कि इस स्ट्रेस से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई अबायोटिक स्ट्रेस है तो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले करता है ये उन जगहों पर जहाँ नेचुरल वाइल्ड फायर होती है। अचानक प्राकृतिक रूप से यदि किसी जंगलों में आग लग गई है तो एक प्रकार से देखें, हम उसको बेनिफिट के रूप में देखें तो वो जो अबायोटिक स्ट्रेस है वो एक बेनिफिशियल इस तौर पे हम उसको बेनिफिशियल ले सकते हैं कि उस इकोसिस्टम में पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो नए ऑर्गेनिज्म वहाँ आ गए हैं और नए तरीके से वो पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं और पनप रहे हैं। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट यदि हम देखें कि स्ट्रेस के कारण जो प्लांट के सॉइल हैं वो इस अबायोटिक स्ट्रेस के कारण उनमें प्लांट को पकड़ने की होल्डिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, या हम कह सकते हैं कि जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी है प्लांट्स की वो बहुत अच्छी है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत अधिक पानी है, बाढ़ आ गई है या पानी का इतना तेज बहाव आ रहा है कि वो प्लांट को लेकर के वो बहाव बह सकता है, लेकिन यदि सॉइल में उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी तो वो प्लांट को उस जगह पर स्थिर रख सकता है। और एक पार्ट देखें कि यदि बहुत हाई सैलिनिटी वाला कोई अबायोटिक स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो क्या करेगा कि सोडियम और पोटेशियम आयन का जो रेशियो है किसी भी प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में
उस रेशियो को वो उसको विघटन को देखेगा। तो इस प्रकार से हम कुछ इसके बेनिफिट्स को भी स्ट्रेस के देख सकते हैं। अब अपन यदि चैलेंजेस के रूप में देखें तो मान लीजिए कोई सोडियम आयन का अधिक सांद्रता वाला कोई एग्जाम्पल को अपन यदि देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि जो वाटर लेने की जो कैपेसिटी है प्लांट्स की, वो इसके कारण डिक्रीज हो सकती है और उसके एंजाइम और जो उसका ट्रांसपोर्ट फंक्शन है वो अल्टर हो सकता है। किसी एनवायरमेंटल कंडीशन का कोई सीवियर या हार्श कोई इंक्रीज उसमें हो रहा है, तो जो प्लांट स्पीशीज हैं उनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटीज कम हो जाएगी और जिससे जो हैबिटेट्स हैं और जो प्लांट स्पीशीज हैं उनका लॉस हो सकता है। जो फार्मर्स हैं या करस्पॉन्डिंग कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हैबिटेट का लॉस हो जाता है, यानी हैबिटेट के लॉस होने से फार्मर्स पर और करस्पॉन्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। कोई रेजिस्टेंस या टॉलरेंस एबिलिटी है प्लांट की, उस पर उसको इंक्रीज करना जिसमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाए हैं। और एक और एरिया है, बहुत अधिक प्रॉमिसिंग एरिया है स्टडी का, वो है किसी भी प्लांट के इंटरनल जेनेटिक डिफेंस को किस प्रकार से उसका एनहांसमेंट किया जाए। बायोलॉजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण जो जेनेटिक डिफेंस हो रहा है उसको जेनेटिकली एनहांस करने का भी जो स्टडी है वो भी एक बहुत ज़्यादा अभी प्रॉमिसिंग एरिया है। और इस प्रकार से हम बायोटिक स्ट्रेस के कारण जो प्लांट्स में चेंजेस होते हैं या कैसे उस